यूनिट वाइज उत्कर्ष के मॉडल पेपर देख रहे थे। तीसरी यूनिट अपनी चल रही है जिसमें हम जो बुद्धि को देखेंगे, व्यक्तित्व अपन ने देख लिया। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि बहुबुद्धि विधि या बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसके अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है कुल कितने प्रकार की बुद्धियां बताई वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के प्रकार, गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं वो इन्होंने 9 प्रकार बताए। सबसे पहले भाषाई बुद्धि, नाम लिख देता हूं, ठीक है। भाषाई बुद्धि वैसे अपन इसको चर्चा कर चुके। दूसरी जो बुद्धि इन्होंने बताई वो तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। तीसरी जो बुद्धि इन्होंने बताई वो थी आपकी स्थानिक या देशिक बुद्धि। कौन सी? स्थानिक या देशिक, ठीक है। आपको रिवाइज हो जाए इसलिए नाम सारे लिख देता हूं मैं। चौथी बुद्धि इन्होंने बताई शारीरिक गति की बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। पांचवी जो बुद्धि इन्होंने बताई उसका नाम है सांगीतिक बुद्धि, संगीत से संबंधित सांगीतिक बुद्धि। छठी जो इन्होंने बुद्धि बताई वो बताई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। सातवीं जो इन्होंने बताई यहां लिख देता हूं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आठवीं जो इन्होंने बुद्धि बताई वो बताई प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी? प्रकृतिवादी। और सबसे लास्ट में 9वीं बुद्धि यहां लिख देता हूं अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी? अस्तित्ववादी। और सबसे लास्ट में यही बताई थी इन्होंने, पहले 8 ही बुद्धि थी, सबसे लास्ट में या सबसे जो है हम कह सकते हैं नवीन जो है ना बुद्धि इन्होंने कौन सी जो बाद में जोड़ी? अस्तित्ववादी, ठीक है। सबसे पहले भाषाई बुद्धि की बात करें तो इसमें जो लेखक कवि वगैरह बनते हैं, ठीक है, लेखक हुआ, कवि हुआ, ये बनते हैं, ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि में आपके क्या बनेंगे? तार्किक गणितीय बुद्धि में बनेंगे जो गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बनेंगे। स्थानिक या देशिक बुद्धि में क्या बनेंगे? तो इसमें जो है आपके विमान चालक है, नाविक है, पेंटर है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है, ये बनेंगे। शारीरिक गतिक बुद्धि में कौन बनेगा? इसमें आपके जो भी धावक हैं, मतलब रेसिंग वाले जो रेसर हैं वो है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, ये सारे आपके शारीरिक गतिकी वाले हैं। सांगीतिक में कौन से बनेंगे? सांगीतिक में बनेंगे गायक और संगीतज्ञ। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक में कौन बनेगा? जो दूसरों के साथ, व्यक्तियों के साथ जो है परामर्श करता है या फिर जो है संबंध रखता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक यानी एक ही व्यक्ति के मध्य जो खुद का आध्यात्मिक गुरु हो, जैसे कोई दार्शनिक हो जो खुद के अंदर ही ध्यान रखता हो, ठीक है। फिर प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी में कौन बनेगा? प्रकृतिवादी में पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाले, ठीक है, पशु पक्षी विशेषज्ञ, इस प्रकार के होंगे वो प्रकृतिवादी में। और अस्तित्ववादी में वो जो है सबका थोड़ा सा मिक्स होता है, संत साधु हो गए, वो होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों में। और मैंने अब प्रकृतिवादी में क्या बताया कि पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, इसके अलावा जो है अपन जो प्रकृतिवादी को कह सकते हैं जो किसान है, शिकारी है, ये सारे प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकृतिवादी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है? बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। देखो, जो बुद्धि होता है ना, बुद्धि लब्धि, उसका जो है ना ग्राफ बनता है ना वैसे घंटाकार बनता है, घंटाकार। मतलब ये जो है ना आपकी ये होती है उच्च बुद्धि, सॉरी सामान्य बुद्धि। यहाँ क्या होती है आपकी? सामान्य बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि जो अधिकतम लोगों की पाई जाती है, और मंद बुद्धि जो है वो भी कम पाए जाते हैं, और उच्च बुद्धि वाले भी कम पाए जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब अधिकांश व्यक्ति औसत बुद्धि के होते हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग ही मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान रखना बुद्धि के वितरण पर। किस पर? ना तो बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, ना बुद्धि की वृद्धि पर, ना बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं पर। यह है आपकी बुद्धि के वितरण पर। यानी कि बुद्धि का वितरण किस प्रकार से होता है कि सामान्य औसत जो है ना बुद्धि वो सबसे अधिक पाई जाती है, जबकि जो उच्च बुद्धि है वो भी सब कम पाई जाती है, और निम्न जो मंद बुद्धि है वो भी कम पाई जाती है। तो ये बुद्धि के वितरण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, EQ एवं IQ उदाहरण है। EQ व IQ। इक्यू क्या होता है आपका? इक्यू होता है एजुकेशन, जो आपका होता है ना शैक्षिक लब्धि, जिसको शैक्षिक लब्धि कहते हैं। आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि। ये किस चीज के उदाहरण है? मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शायद आपने जो ये नहीं पढ़ा हो कहीं, ये उत्तर हो जाएगा मानक प्रदत्त ही है, ठीक है। इक्यू जिसको शैक्षिक लब्धि कहते हैं और आईक्यू जिसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, ये दोनों आपके मानक प्रदत्त के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? सबसे पहला, उन्नति के लिए मापन में सहायक। बिल्कुल, किसी भी बच्चे या व्यक्ति की उन्नति के लिए बुद्धि मापन सहायक है, बिल्कुल इसलिए जो है दुरुपयोग नहीं है। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब बुद्धि लब्धि का मंद बुद्धि बच्चा है इसलिए सीख नहीं पाया, ये कहकर अध्यापक अपना दायित्व क्या करते हैं, खुद को जो है अकुशलता को छिपाते हैं। तो ये जो है इसका दुरुपयोग है कि बच्चे कमजोर है या जो औसत बुद्धि का या जो मंद बुद्धि का है तो वो अच्छा नहीं कर पाता, तो अध्यापक अपनी कुशलता को ये कहकर छुपा देता है कि वो बात लग जाए मंद बुद्धि है, तो ये इसका दुरुपयोग है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बालकों को वर्गीकृत करने में ये नहीं है, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सुबह बात कर चुका मैं, ये कैसे होती है? देखो, वास्तविक आयु नीचे रहती है और ऊपर रहती है मानसिक आयु, ठीक है, और गुणा होता है 100 से। अब बस ये ध्यान रखो, तो यहां मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, गुणा 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 10 से गुणा हुआ तो 120, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 120। ठीक है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी आपकी 120। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है लगभग एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक 11 वर्षीय बालक किस श्रेणी में आएगा जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है? तो मानसिक आयु नीचे रहती है वास्तविक आयु नीचे रहती है, वास्तविक आयु 11 है, मानसिक आयु 10 है, गुणा 100, तो ये क्या हो गया, जो 1000/11। ठीक है, समझ गए? आपकी जो है 11 वर्ष का बालक यानी वास्तविक आयु 11 होगी और मानसिक आयु ऊपर रहती है 10 हो गई, तो 1000 में 11 का भाग देंगे तो देखो 11 9, ये 9 बार आ जाएगा, 99 बच गया, एक 10 में जाएगा तो 90 में जो है आपका कितना हो गया, जो है 10 में जाएगा नहीं, तो 11 में कितना गया, 9 बार, एक बच गया 10, 10 में जाएगा नहीं वापस 100, सॉरी 99 होगा, ये गलत कर दिया मैंने। ठीक है, देखो 100 में गया 9 आ गया, ठीक है, 11 में जाएगा नहीं तो कितना आ गया आपका 90। ठीक, 90 आ गया, ठीक है, तो ये 90 फिर वापस 100 आ जाएगा, 9 0, यानी ये आ गया आपकी 90 पॉइंट कुछ। तो 90 पॉइंट कुछ वाला जो बालक है 90.9 मान लेते हैं, ये बालक किस श्रेणी में रहेगा, ये बालक किस श्रेणी में आपका रहेगा ये बताना अपने को। तो देखो इसके लिए आपको जो है याद रखना, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो एक आपका एग्जाम्पल दिया है कि कौन सा जो है कहां रह सकता है, मंद बुद्धि में कौन सा रहेगा, कहां कौन रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, वैसे अलग अलग होता है बुद्धि जो है चक्कर है, लेकिन फिर भी आपको जो याद रखना है वो मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहला 0 से अगर 24 आ जाए, 0 से लेकर 24 तक आ जाए, वो होता है जड़ बालक। ठीक है, फिर देखो 25 से लेकर 49 तक, ये होता है आपका मूड बालक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, फिर 50 से लेकर 69 तक का जो बालक होता है वो होता है मूर्ख। ये लाइन से याद भी रख लेना, जड़ फिर मूड फिर मूर्ख। फिर जो आपका होता है 70 से लेकर 79 तक, 70 से लेकर 79 तक होता है आपका मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि बालक। ठीक है, फिर 79 आ गया, फिर 79 से लेकर 80 से लेकर 79 नहीं कहेंगे, 80 कहेंगे, 80 से लेकर 89 तक आता है सामान्य से नीचे, सामान्य से नीचे। ठीक है, और फिर जो आपका 90 से लेकर 109, 90 से लेकर 109 तक आता है आपका सामान्य में। किसमें? सामान्य में। ठीक है, फिर जो है 109 से 110 कर देते हैं, 110 से लेकर जो है आपका 119 तक आता है सामान्य से ऊपर। किससे? सामान्य से ऊपर। फिर 120 से लेकर 129 तक आता है तीव्र बुद्धि वाला बालक। 130 से लेकर 139 तक आता है प्रखर बालक। कौन सा? प्रखर बालक। और 140 प्लस वाला आता है प्रतिभाशाली बालक। कौन सा? प्रतिभाशाली बालक। यहां आ रहा 90.9, तो 90.9 ये रहा 90.9, इसके अंदर आएगा 90 से जस्ट ऊपर, तो ये कौन सी बुद्धि हो गई? सामान्य बुद्धि। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, औसत या सामान्य बुद्धि। कौन सी? औसत या सामान्य बुद्धि। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। अभी ऊपर बात कर चुके, 0 से 25 वाली को क्या कहेंगे? जड़ बालक कहेंगे। कौन सा बालक कहेंगे? जड़ बालक। ऑप्शन 2, देखो 1 से 2 उत्तर सही हो गए। अगला ये जो है औसत बुद्धि लब्धि का घोतक है। औसत बुद्धि लब्धि, अभी सामान्य बुद्धि लब्धि मैंने कहां से बताई थी?
जो है 90 से लेकर आपके 109 तक बताई थी, उसके हिसाब से इसका उत्तर क्या हो सकता है वो आप बताओ। तो देखो 90 से 109 बताई थी, मतलब ये इसका उत्तर सही बैठ रहा है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर अलग अलग होता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने 90 से 109 बताई है, लेकिन ये रेंज वही है लगभग 91 से 111। लेकिन आपको जो मैंने ऊपर लिखवाई वो याद रखना है। तो औसत बुद्धि लब्धि इस जो है ऑप्शन के हिसाब से माने तो ऑप्शन नंबर 2 91 से 111 होगी। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ये सारणी मैंने बनाई है ना, वो याद कर लेना। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये पूछा है, तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि आती है आपकी 80 से 90 के बीच में। क्यों? क्योंकि 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 जो है, या 89 तक बताया था मैंने, 80 से 89 जो आपके औसत से नीचे होते हैं उन्हीं को कहते हैं पिछड़ा बालक। औसत से नीचे मतलब उनको जो है थोड़ा सा अभ्यास करवा के ऊपर लाया जा सकता है। तो 80 से 89 या 80 से 90 के बीच की जो बुद्धि होती है वो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अगला क्वेश्चन, थार्डाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो देखो एक तत्व या एक कारक एक ही चीज है। एक कारक सिद्धांत है बिन्ने का। ठीक है, द्वि तत्व या द्विकारक सिद्धांत है आपका किसका? स्पीयरमैन का। किसका? स्पीयरमैन का। ठीक है, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत आपका किसका है? थार्डाइक का है। किसका है? थार्डाइक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। ये सुबह वाली क्लास में वैसे हम अच्छे से चर्चा कर चुके। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक 16 वर्षीय किशोर, यानी वास्तविक आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो एक 16 वर्षीय किशोर जिसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, वो जो है किस श्रेणी में रहेगा? ये 8 बार कट गया, ये 50 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। ठीक है, 4 के पाड़े से इसको काट देते हैं, 6 बार बच गया कितना? एक में जाएगा लगभग 2 बार। ठीक है, आगे नहीं चलते, इतना ही कर देते हैं। फिर 15 को 6 से गुण, 15 को जो है 2 से किया तो 30, हासिल की 3, और 15 और 6 से किया तो 15 6 कितने होते हैं? 90, 90 और 3 93। और 93 वाला बालक क्या होता है आपका? औसत बुद्धि वाला होता है। क्यों? क्योंकि अपन बात कर चुके हैं 90 से 109 जो है औसत या सामान्य बुद्धि होती है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं, पिछले पेपर उठा के देख सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा आपका औसत का। अगला क्वेश्चन, वो सारणी याद कर लेना आप। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो अपन बात कर चुके, गिलफोर्ड का सिद्धांत का नाम है त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत। और गिलफोर्ड के सिद्धांत में जो है ना 3 चीजें होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सिर्फ त्रिआयामी करते अपने को कई देर हो गई। अब बता देता हूं मैं क्या क्या होता है इसमें। देखो, इसमें एक तो होती है संक्रिया। क्या होती है? एक संक्रिया। ठीक है, दूसरी होती है इसमें विषय वस्तु। क्या होती है? विषय वस्तु। और तीसरा होता है इसमें उत्पादन। ये 3 चीजें होती है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग मॉडल था ना, जिसमें जो है इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था स्टार्टिंग मॉडल में, उसमें संक्रिया 5 बताई थी इन्होंने। सही लिख देता हूं, संक्रिया कितनी बताई थी? 5, विषय वस्तु बताई थी 4, और उत्पादन 6। इनको तीनों को गुणा करने पर जो स्टार्टिंग में जो इनके पूरे जो फैक्टर थे वो 120 थे। बाद में इन्होंने कुछ चेंज किया, संक्रिया 5 बताई, और जो विषय वस्तु उसको भी 5 कर दिया, 1 बढ़ा दी, और फिर उत्पादन 6 बताया, और इनको आपस में गुणा करें तो 150 आगे दूसरे मॉडल में। और जो वर्तमान मॉडल है ना इनका, वर्तमान मॉडल में जो है आपकी संक्रिया तो कर दी 6, विषय वस्तु 5 और उत्पादन 6, और इन तीनों को गुणा करने पर 180 है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि गिलफोर्ड का जो बुद्धि सिद्धांत है या त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें कितने कारक हैं? तो 120 ऑप्शन में हो तो 120 करना है, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो। ठीक है, और 180 ऑप्शन में हो तो 180 करना है। ये वाला तो नहीं पूछते, लेकिन 180 और 120 दोनों कई बार आ जाता है। ऑप्शन में 180 नहीं होता तो आपको उत्तर करने 120। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अवधारणाओं का विकास आपका बौद्धिक विकास से संबंधित है, क्योंकि अपन बुद्धि पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रख लेना कि बौद्धिक विकास से अवधारणाओं का विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, वो पूछा है। तो देखो, जड़ बुद्धि यानी मानसिक विकलांग होगा जो, वो जड़ बुद्धि का हो सकता है, मूढ़ बुद्धि का हो सकता है, अल्प बुद्धि का हो सकता है, लेकिन असामाजिक कार्य करना जरूरी नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि कोई मानसिक विकलांग होगा वो असामाजिक कार्य करेगा। तो कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के, एक मिनट,
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड सिद्धांत से मतलब वो ये द्विकारक सिद्धांत है, तो द्विखंड और त्रिकारक दोनों सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया, थ्रस्टन व केली ने दिया समूह कारक सिद्धांत, ये अलग ही नाम है, ध्यान रखना आप, समूह कारक सिद्धांत। तो द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। त्रिकारक भी इन्होंने ही दिया था। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 90 से लेकर 109 वाला किस बुद्धि में आता है? सामान्य या औसत बुद्धि, सामान्य या फिर औसत बुद्धि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बुद्धि। एक जैसे क्वेश्चन आने का कारण है कि ये यूनिट वाइज है और आपको ज्यादा याद भी रहेगा इससे। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? देखो मैं आपको एग्जाम से पहले पूरी की पूरी 500 जो चैप्टर है ना आपके 500 जो आपके यूनिट है ना वो करवा दूंगा। तीसरी यूनिट चल रही है, 2 यूनिट और करवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। साइकोलॉजी की बस इतनी क्लासें आप देख लेना, जो भी मैंने उत्कर्ष नाम से जितनी भी क्लासें डाल रखी है, जैसे जो है 12वीं क्लास है तो ये लगभग आपकी 20 से अंदर क्लासें होंगी, उनको 20 को रिवाइज कर लेना बस, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी साइकोलॉजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो बुद्धिमत्ता देखो सृजनात्मकता से तो है नहीं, बहुआयामी चिंतन ये भी हो गया आपका, और एक आपका केंद्रीय चिंतन से। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉजिक से आपको करना है। देखो वैसे देखो वैसे बुद्धि और सृजनात्मकता का आपस में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन बुद्धिमत्ता की बात करें तो उसमें सृजनात्मकता, बहुआयामी चिंतन और केंद्रीय चिंतन सारे के सारे शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। एक बार वापस मैं बता दूं, बुद्धि और सृजनात्मकता का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता होती है ना उसमें केंद्रीय चिंतन, बहुआयामी चिंतन, सृजनात्मकता और उपयुक्त सभी होंगे, मतलब तीनों के तीनों शामिल होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालक का संबंध होता है, विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? तो विशिष्ट बालक का संबंध ऑप्शन के हिसाब से और जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से किससे होगा? बुद्धि से। विशिष्ट बालक जो होते हैं मतलब प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट बालक कह सकते हो या शारीरिक रूप से विकलांग को भी, लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो विशिष्ट बालक होते हैं बुद्धि से संबंधित। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, मतलब अलग अलग कार्यों का, वह देश से प्रभावित है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज की क्लास का कि एक शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को, यानी कि जो अपने विद्यार्थी है उनकी विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, मतलब अलग अलग प्रकार की विधियां उपयोग में लेती है। वह किससे प्रभावित है? ध्यान रखना, वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जो है किससे है? प्रभावित है। मेरे हिसाब से एक यूनिक क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो वास्तविक आयु 12 है, मानसिक आयु 10 है, गुणा 100 करो, जो कट रहा है उसको काटो, 10 के पाड़े 5, 2 के पाड़े में 5 बार, 6 बार, ये 50 बार और ये 3 बार। 50 को 5 से गुणा किया तो 250 और इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 8, 83 पॉइंट कुछ आएगा। तो 83, 80 से लेकर 89 तक कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य से नीचे। कौन सी होती है? सामान्य से नीचे, जिसको जो है क्या कहेंगे अपन? सामान्य से नीचे है तो प्रतिभाशाली कहेंगे नहीं, औसत कहेंगे नहीं, तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मंद बुद्धि। कौन सी हो जाएगी? मंद बुद्धि, ठीक है। या पिछड़े बालक भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? पिछड़े बालक या मंद बुद्धि, जो अपन सारणी बना चुके उसमें आपको अच्छे से देखना है। एक मिनट। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो ये ऊपर चर्चा अपन कर चुके। गिलफोर्ड में एक तो होता है आपकी संक्रिया, ठीक है, एक होती है विषय वस्तु, ठीक है, और एक होता है उत्पादन। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि इनको दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जो यहां किया गया संक्रिया। यहां पर प्रक्रिया और संक्रिया एक ही चीज होती है, अंतर्वस्तु और विषय वस्तु एक भी चीज होती है, लेकिन इनके इंग्लिश नाम होते हैं ना वो सेम होते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों की ये थोड़ी सी परेशानी साइकोलॉजी में रहती है, नाम चेंज कर देते हैं। संवेदी गामक अवस्था को पेशीय गामक लिख देते हैं, संवेदी गामक को संवेदी पेशीय अवस्था लिख देते हैं। तो ये नामों में थोड़ा ध्यान रखना। और उत्पादन को लिख देते हैं परिणाम, यानी उत्पादन यानी किसी चीज का परिणाम ही होता है। तो ये तीनों नाम याद रख लेना। उत्तर हो जाएगा विशिष्ट तत्व इसमें शामिल
नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? किसका जो है आपका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? व्यक्तित्व, ऊंचाई, लिंग और बुद्धि। तो इसका उत्तर माना गया है बुद्धि। ये मेरे हिसाब से एक यूनिक क्वेश्चन है, मेरे भी जो है इतना अच्छे से समझ में नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि केवल आनुवंशिकता का परिणाम तो आप नहीं मान सकते बुद्धि को, ये वातावरण से भी प्रभावित होती है। लेकिन फिर भी अपने को जो है हर चीज के लिए जो है तैयार रहना है, तो ये ध्यान रखना केवल आनुवंशिकता का कुछ पूछ ले तो बुद्धि उत्तर कर देना। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या खाने हैं? ऊपर बात कर चुके कि पहला जो मॉडल था उसमें 120 थे, बाद में 150 हुए और बाद में 180 हुए। ठीक है, अगर ऑप्शन में 180 है तो 180 ही उत्तर करना है हमेशा के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन में 180 नहीं है तो ये तो देखो पूछते नहीं है, तो 120 उत्तर करना है। इसका उत्तर हो जाएगा 120। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 180। अगला क्वेश्चन है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह क्या कहलाएगा? सबसे पहले आयु कितनी है? 10 वर्ष वास्तविक। मानसिक कितनी है? 14 ऊपर रखा गुणा 100, 10 से 10 आ गया 140। और 140 का बालक कहलाता है अपनी सारणी के हिसाब से प्रतिभाशाली बालक। कौन सा कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बुद्धि का संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड, द्विखंड, बहुखंड। एक खंड बीनेन ने किया, ठीक है। द्विखंड आपका स्पीयरमैन ने किया, ठीक है। और जो आपका बहुखंड है वो किया थार्नडाइक ने। बहुखंड थार्नडाइक ने। बहुबुद्धि अलग है, बहुखंड अलग है। तो उत्तर हो जाएगा बुद्धि का संरचना सिद्धांत या मॉडल, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। अब आप सोचो कि अपन त्रिआयामी पढ़ रहे थे और यहाँ संरचना लिख रहा है, दोनों एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम है। बहुबुद्धि का संरचना मॉडल और बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल दोनों गिलफोर्ड द्वारा दिए गए थे। तो ये जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। और तीसरी यूनिट का अगली क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा।